हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। तो फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो अब से पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर उनको कंप्लीट पढ़ा है। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जल। तो अगर आपने वो पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस जल को जल चक्र कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये आपको इमेज में दिया हुआ है इस जगह पर। ये इसी के बारे में बताया जा रहा है आपको। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये आपको आगे लिखा हुआ है, हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इसमें कौन सा नमक होता है? नमक जो होता है इसमें होता है सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इसमें कुछ आपके ये बॉक्सेस दे रखे हैं, इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे थलसाला या छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है, जिसे थलसाला कहा जाता है। क्रियाकलाप अपनी थलसाला बनाएं। जैसे कि हमने बहुत से घरों में देखा है कि जो कंटेनर्स होते हैं, खाली कंटेनर्स या प्लास्टिक के डब्बे या कांच की बॉटल वगैरह जो होती हैं, उसमें लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, है ना। छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, उन्हें अपने गार्डन में, गार्डन एरिया जो उनका होता है, वो वहाँ सजा लेते हैं। तो वो कितने सुंदर लगते हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है। आप एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके अलावा ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत अब उसके चारों ओर छोटे पौधों को सुव्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़क के जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। आगे बढ़ेंगे। ये आपको दिया हुआ है नदियों के बारे में। ये नदी तंत्र दे रखा है आपको, एशिया का नदी तंत्र है ये फ्रेंड्स। आप अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक में अच्छे से देख सकते हैं, और या फिर आपके पास अगर ये जो पीडीएफ हो, आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं। ये आपका कैसे जो है एशिया का जो हिंद महासागर है, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। ये यहाँ पे हिंद महासागर के बारे में बताया हुआ है। और जो है मतलब जो नदी, तालाब और जो सागर होते हैं, छोटे सागर या बड़े हिंद महासागर जो होते हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पे दे रखा है अफ्रीका में कौन कौन सी झील हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं। ये अफ्रीका में कौन सी है? नील नदी, ये आपकी नील नदी जा रही है। ये आपका लाल सागर दे रखा है, यहाँ पे आपकी विक्टोरिया झील है, यहाँ पे आपकी कांगो नदी बेसिन है, ये ऑरेंज नदी है, ये नाइजर नदी है। तो इस प्रकार यहाँ पे काला सागर और कैस्पियन सागर, ये दोनों इंपॉर्टेंट सागर हैं। और ये एशिया की जो नदियाँ हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपकी गंगा नदी। इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है आपका जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है ना। तभी ये क्यों कहा जाता है कि मतलब जल को बचाओ, जल को ज़्यादा यूज़ मत करो, खराब मत करो, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए सेव करो, क्यों कहा जाता है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागरों में कितना जल है? 97.3%। बर्फ छत्रक यानी कि जो हिम होते हैं, बड़े बड़े जो बर्फ जो होती है, उसका कितना प्रतिशत है? वह है 0.2%। भूमि का जल कितना हमारे पास? 0.0068%। झीलों का अलवण जल, अलवड़ियाँ मतलब जिनमें जो लवड़ियाँ नहीं है, वो कितना है? 0.009। मीठा जल जो होता है उसे अलवड़ियाँ कहते हैं, और लवड़ियाँ जल हमारे पीने योग्य नहीं होता है। स्थलीय, समुद्री एवं नमकीन झीलें 0.009। वायुमंडल 0.0019। नदियों में कितना जल है? केवल 0.0001% जल है। इस प्रकार ये जल का जो है आपका विभाजक किया गया है कि कितना जल हमारे पास कहाँ पर है, कहाँ पर मौजूद है। महासागरों में कितना है, या हमारे पास जो हिमनद है उनके पास कितना है। इस प्रकार आपका दिया हुआ है। छोटा सा बॉक्स है, इसे पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। सबसे ज्यादा लवण वाला जल कौन सा होता है? लवणीय जल कौन सा होता है? समुद्र का जल सबसे ज्यादा लवणीय होता है, उसी से हम नमक प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इससे सघन बना देती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखेंगे, यहाँ पर आपका क्रियाकलाप बॉक्स दे रखा है आपको। 2 लीटर जल लें, मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल मौजूद पृथ्वी पर संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। इसमें आपको क्या दिया गया है? इसमें आपको समझाने के लिए आप एक बाउल में पानी लीजिए और बाउल में से सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच पानी आप निकाल के अलग रख दीजिए। बाकी का जो पानी है वो आपके यूजेबल नहीं है, वो आपका यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो उसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है। नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। वो हमारे किसी काम का नहीं है वो जल जो है। ठीक है, और हमारे यूज़ का कौन सा? हमारे पीने के लिए, हमारे बाकी के सारे कामों के लिए कौन सा जल बेनिफिशियल है? वो है आपका जो 1 चम्मच जल है। ये आपको पूरी पृथ्वी के रेफरेंस में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे बढ़ेंगे, जैसे आपको 9 चम्मच बराबर वर्ष तक, 2 चम्मच बराबर भूमि जल और मतलब हाफ चम्मच बराबर कितना हो गया अलावट जल की झीलें, जो झीलों में है। झीलों का भी जल मीठा होता है। 1 बूंद क्या है, नदियां हैं। इस प्रकार आपको दर्शाया गया है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए अपने घर में, स्कूल में। मतलब हम जल को कैसे सेव कर सकते हैं, वाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप अपने घर में हैं तो घर में आप किस किस तरीके से जल को बचा सकते हैं कि आपका ज़्यादा जल वेस्ट ना हो, और स्कूल में आप किस तरीके से जल को बचा सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए, सोचने के बाद आप अपने माइंड में मतलब कुछ पॉइंट्स को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल होगा। पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट एवं नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुल इन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। ठीक है, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, जो कि अभी बहुत करीब है, आने वाला है आपका 22 मार्च। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये प्रशांत महासागर का आपको चित्र दिया जा रहा है यहाँ पर। क्या आप जानते हैं, समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तरंगे क्या होती हैं? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका ये दे रखा है आपका। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी पीछे सुनामी के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर कब कब सुनामी आई थी। तो सुनामी क्या होती है? इसे पृथ्वी का तांडव कहा जाता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्री तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आई, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है, और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु जो दक्षिणी ध्रुव था, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, वह पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700-900 किलोमीटर से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्री तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक जो चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। ठीक है, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश जो हुआ था 2004 में, ये उसकी इमेजेस हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति, ये आपका दे रखा है, चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। आगे आपका दिया हुआ है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। आपको यहाँ पर ये लघु ज्वार भाटा का चित्र दिया हुआ है। ये आपका सूर्य है, यहाँ आपका सूर्य दिया हुआ है। ये आपकी पृथ्वी है और इसके ऊपर आपका चंद्रमा है। ये सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है, क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं पृथ्वी पर। उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के तीनों एक सीध में होते हैं। किस दिन? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी किस में एक
क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। ठीक है, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद एवं पृथ्वी प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, ये आपका चित्र था, यहाँ पर ये स्थिति क्या होती है, ये वाली जो स्थिति होती है ये लघु ज्वार भाटा की स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, लघु ज्वार भाटा वाली स्थिति में क्या होता है, चांद और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस स्थिति में लघु ज्वार भाटा आता है। वहीं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, ये दूसरी वाली जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, इस प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया है, चंद्रमा। ये क्या कहलाता है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन होता है ऐसा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में जब होते हैं, ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, ये वृहद ज्वार होता है, वृहद ज्वार भाटा आता है। ऐसे उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है। जो ऊंचे ज्वार जो होते हैं वो नौसंचालन में सहायक होता है और जल स्तर से को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, ज्वार भाटा का उपयोग किस किस लिए किया जाता है, मछलियों, जो ज्वार भाटा जो होता है, जब उच्च ज्वार आता है तो उससे मछलियां पकड़ने में भी मदद होती है और जहाज जो होते हैं उनको बंदरगाह तक पहुंचाने में भी उससे मदद है। और क्या होता है उसके जो है, और सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है आपका विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं, इससे पहले एक क्रियाकलाप दे रखा है आपका एक बॉक्स में। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक और निमज्जन जल डालकर बर्फ पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के दौरान धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। महासागरीय धाराएं, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कौन सी धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, गर्म। ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है, जहाँ ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। जिस स्थान पर गर्म, ये हमने पढ़ चुके हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। कौन से, जापान के आसपास का क्षेत्र और उत्तर पूर्वी अमेरिका के पूर्वी जो तट है वह इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ आपका दे रखा है आपका कि कौन कौन सी जलधाराएं हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जलधाराएं होती हैं। ये आपका ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पे अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, ये भूमध्य रेखा के जो आसपास की जो जलधाराएं होती हैं वो कैसी होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं। हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे अभी आपका दे रखा था महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर नियमित रूप से बहती हैं। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होने वाली एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गर्म महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। और जो धाराएं जो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं वह कैसी होती हैं, शीत जलधाराएं कहलाती हैं। तो वहीं आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। आपके पास मैप हो तो आप मैप में एक बार देख लीजिएगा। ये भूमध्य सागरीय जलधाराएं हैं। अभी जो मेन जो है आपकी जो जलधाराएं हैं, जो हिंद महासागर की जलधारा है वो कौन सी है, ये है आपकी अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा एक है आपकी लैब्राडोर की जलधारा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के बराबर में आपको ये देखा है गल्फ स्ट्रीम, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ठीक है, ये सारी जो है ये जलधाराएं क्या होती हैं, ये यहाँ से आपकी एक्टिव होती हैं और यहीं पर आकर के ये इसी स्थान पर वापस आ जाती हैं। कुछ ऊपर की तरफ चली जाती हैं, इसे उत्तरी अटलांटिक अफवाह कहते हैं, और जो वापस आ जाती हैं इन्हें कहते हैं कनेरी की धारा। ठीक है, ये आपकी जो है ये आपकी ठंडी जलधारा है। और इसी प्रकार ये अगुलहास की जलधारा, ये आपकी यहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये भूमध्य रेखा की तरफ से, ये इस तरीके से। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी जलधारा कहाँ पड़ती है आपकी, किस महासागर में पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ से सॉरी जो है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ा। इसके यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, आप एक बार अपने खुद से रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को अच्छे से, फिर इसके आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्षण क्या है, जलचक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, महासागरीय धाराएं क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसके कारण पूछे गए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। आप एक बार चैप्टर को जो है, वैसे तो मैंने और आपने दोनों ने मिलकर साथ पढ़ा है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार और अच्छे से क्लियरिटी के लिए, अच्छे से समझने के लिए फिर से आप एक बार इसको रिवाइज करके इसके आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले भी जो 4 चैप्टर हैं उसकी जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर वीडियो डाल दी गई हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, आप उन्हें देख लीजिए फिर, क्योंकि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत मदद मिलेगी। आप पिछली वीडियोस देख करके इस चैप्टर को देखेंगे तो। ओके, थैंक यू।